हम सभी भी इंडिया की हाईएस्ट पेइंग जॉब का मेंबर बनना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनने का जो सपना है पूरा करना चाहते हैं। आप सभी ने सुना है प्रोफेसर बन के हमें 1.5-2 लाख महीने की सैलरी मिलती है और मस्त आराम से जिंदगी निकलती है, प्रॉपर आपको वीकेंड्स ऑफ मिलता है, सारी चीजें मिलती है। तो अब ये प्रोफेसर बनने का प्रोसेस क्या होता है वो आज के सेशन में हम लोग बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा बिल्कुल ग्रेजुएशन 12th से लेके मैं आपको पीएचडी तक पूरा जो रास्ता है यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल है वन स्टॉप सोल्यूशन, जहां पर यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी रिलेटेड सारे अपडेट एंड क्लासेस आप सभी लोगों को मिल जाते हैं। मेरा नाम है जूही एंड मैं स्पेशली आपको यहाँ पे पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी की जो क्लासेस है प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से एजुकेशन और क्या सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप अपना अगर असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आप कभी भी डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बन सकते। 3 लेवल से होता है। जो आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होती है वो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ही होती है। देन प्रमोशन होने के बाद हम लोग एसोसिएट एंड प्रोफेसर बनते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या प्रोसेस है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज है कि बेसिक आप अपना 12th ग्रेड कंप्लीट करते हो, हायर एजुकेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन फिनिश करते हैं, देन अंडर ग्रेजुएट स्टडीज आप करते हो। किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना यूजी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बीएससी है, यहाँ पर बीए है, बीकॉम है, बीटेक है, कुछ भी यहाँ पर आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो वो ये है, यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। जिस सब्जेक्ट में आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। जैसे मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में किया है, तो मैं आगे जाके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की प्रोफेसर बन सकती हूँ। अब यहाँ पर ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट आपका अंडर ग्रेड में था वही आपको पोस्ट ग्रेड में सिलेक्ट करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अंडर ग्रेड में बीएससी किया हुआ है लेकिन फिर वो अपना मास्टर्स जो है सोशियोलॉजी में करते हैं एंड सोशियोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। आपका अगर अंडर ग्रेड अलग सब्जेक्ट में भी है, देन आप पोस्ट ग्रेड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी आप करते हो या कोई और सब्जेक्ट में भी करते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट पोस्ट ग्रेजुएशन करना जरूरी है अगर आप प्रोफेसर यहाँ पे बनना चाहते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो देखिए, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, यूआर कैटेगरी की बात करूं, तो मिनिमम 55% यहाँ पर आपसे डिमांड किए जाते हैं अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर आपके बिलो 55% है तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो मेक श्योर अगर आप इस टाइम अपने मास्टर्स पे हैं तो उस पर भी इक्वली फोकस करें। मिनिमम 50% आपको चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% यहाँ पर होता है। बट देखो, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो आपकी पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई होता है, सभी स्टेट्स में अप्लाई नहीं होगा। मतलब आपके स्टेट का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो बाकी स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टारगेट रखिए अंडर ग्रेजुएशन और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मिनिमम एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपका मैंडेटरी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, या आप ये मान सकते हैं 55% आपके होनी चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेड यानी कि आपके मास्टर्स में, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन आप यहां पर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना होगा। इंडिया में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी है नेट क्वालिफाई करना। नेट होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए होता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जो साइंसेस के सब्जेक्ट है उसके लिए होता है सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। और सेट एग्जामिनेशन भी होता है। सेट है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि पर्टिकुलर स्टेट लेवल गवर्नमेंट द्वारा करवाए जाते हैं। तो नेट आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मतलब नेट एग्जामिनेशन अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो जिस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, दूसरी स्टेट में नहीं होंगे सेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एमपी मध्य प्रदेश का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप राजस्थान या मध्य प्रदेश के अलावा यूपी है या मध्य प्रदेश के अलावा और किसी भी स्टेट में इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट होता है कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ऑल ओवर द इंडिया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब किसी भी स्टेट में कहीं भी वैकेंसी आती है तो आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नेट का सर्टिफिकेट है वैलिड कब तक रहता है। तो ये जो आपका नेट का सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एक बार अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो ये आपका जिंदगी भर जीवन भर आपका वैलिड रहेगा। आप कभी भी आप 60 की उम्र में भी नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साइंसेस के सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया CSIR नेट एग्जामिनेशन होता है, ह्यूमैनिटीज के लिए UGC नेट होता है, और सेट जो है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपके साइंसेस ह्यूमैनिटीज दोनों आ जाते हैं। बट बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, जैसे यूपी में सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। दिल्ली का अक्सर बच्चे पूछते हैं। तो सबसे पहली बात तो दिल्ली सेट नहीं, दिल्ली कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली का भी ऐसा कोई सेट एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो जहां पर भी सेट एग्जामिनेशन नहीं है उसके लिए भी जरूरी है कि आपको नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। तो नेट एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। अब दूसरी बात है, क्या नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके डायरेक्टली हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्टली हमारी नौकरी लग जाएगी? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। नेट एग्जामिनेशन सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है। ये सिर्फ आपको, जैसे हम इसका नाम है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, तो ये सिर्फ आपको पात्र बनाएगा, एलिजिबल बनाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मतलब जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है आप इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे एलिजिबल हो पाओगे। मतलब आप यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन या इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होगे, ना ही आपको रिटर्न एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाएगा, ना ही आपको इंटरव्यू वगैरह में अलाउ किया जाएगा। तो नेट क्वालिफाई करना तो मैंडेटरी है अगर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, या तो आप PhD करने की तरफ जाएं, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आती है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं। PhD देखिए, अगर मैं बात करूं PhD करना कंपलसरी है या नहीं, तो देखो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बिना PhD के भी बन सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बिना PhD के मिल सकती है। बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो फिर उसके लिए PhD मैंडेटरी होगी। बिना PhD के आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा या करियर ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगी। बट एंट्री लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप बिना PhD के बन सकते हैं नेट एग्जामिनेशन और अपना PG क्वालिफाई करने के बेसिस पे। तो ये हमारा एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं नेट एग्जामिनेशन के बाद क्वालिफाई करने के। एक आपके होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन जो कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, और दूसरा आपका होता है API बेसिस पे सिलेक्शन। ये जो तरीका है मोस्टली आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फॉलो किया जाता है। API का मतलब होता है अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पर आपका एक स्कोर निकाला जाता है जिसके बेसिस पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो हर स्टेट के द्वारा अपना अलग अलग जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे अभी आपका जुलाई और अगस्त में MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है। मतलब MP गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेट कॉलेज है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें रिक्रूटमेंट के लिए ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाई। इसी तरह से अलग अलग स्टेट में, जैसे अभी मई में UPPSC का भी एग्जामिनेशन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा आपका राजस्थान गवर्नमेंट में भी होता है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स अपने स्टेट वाइज जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप ये जो स्टेट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे अगर आपने MPPSC का AP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो आप मध्य प्रदेश के जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपका होता है स्टेट एग्जामिनेशन में रिक्रूटमेंट का तरीका। और MPPSC का एग्जाम आप कब देख सकते हैं, तभी आप दे पाओगे जैसे आपका PG कंप्लीट है विद 55% मार्क्स, प्लस आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, या क्योंकि MP है तो अगर आपका नेट या MP सेट क्वालिफाई है तो ही यहाँ पर आप अपना ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। यहाँ पर आपको
अपना रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका यहाँ पर होगा इंटरव्यू, देन उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब जो रिटर्न एग्जामिनेशन है कुछ स्टेट में ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मोस्टली स्टेट में तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, एमसीक्यू बेस्ड है, बट कुछ स्टेट में यहाँ पे सब्जेक्टिव भी होगा। जैसे इस बार जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है ये 3 लेवल पे हो रहा है। यहाँ पे पहले प्री होगा जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है, उसमें से फिर कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, फिर उनका मेंस होगा जो कि रिटर्न होगा, और रिटर्न एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट एलिजिबल होंगे फिर उनका फाइनल यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो ऐसे फाइनल सिलेक्शन होगा। अब ये तो है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होने का तरीका। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में क्या है, यहां पर भी आपका वही पीजी डिमांड किया जाएगा, आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए विद 55% प्लस आपका नेट यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नेट ही आपका वैलिड रहेगा। और आपका जो ओवरऑल एपीआई स्कोर है देखा जाता है। एपीआई जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो यहाँ पर आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके बेसिस पे आपको अलग अलग स्कोर मिल जाता है। जैसे ग्रेजुएशन यूजी में अगर आपके 55 टू लेस देन 60% मार्क्स है तो 10 स्कोर बनेगा, 60% टू लेस देन 80 है तो 13, 80% एंड अबव है तो 15। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पीजी में कितने मार्क्स हैं वो, फिर एमफिल वगैरह। तो जैसे अगर मैं बताऊं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, सपोज ग्रेजुएशन में मेरे 70% मार्क्स हैं, तो मेरा यहाँ पे 13 स्कोर मैं ऐड कर लूंगी, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में सपोज मेरे यहाँ पर भी 70% मार्क्स है, तो यहाँ पे मेरा 25 स्कोर ऐड हो जाएगा। अब अगर मैंने एमफिल किया है, एमफिल में अगर 60% अबव है तो 7 स्कोर ऐड करोगे, 55% टू लेस देन 60 है तो 5 स्कोर। बट एमफिल आज के टाइम पे तो डिसकंटिन्यू हो गया है आफ्टर एनईपी 2020। अगर आपने एमफिल किया है तो उसका स्कोर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एपीआई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएचडी का। अगर आपने पीएचडी कंप्लीट किया है तो डायरेक्टली यहाँ पर आपको 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट सपोज मैंने अभी पीएचडी कंप्लीट नहीं किया तो ये स्कोर मेरा ऐड नहीं होगा। नेट विद जेआरएफ अगर मैंने क्वालिफाई किया है तो 7, जैसे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो मुझे यहाँ पे 7 स्कोर मिल जाएगा। अगर मैंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है तो फिर 5 स्कोर मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशंस अपने कर रखे हैं तो आपको हर रिसर्च पब्लिकेशन का 2 और मैक्सिमम यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस अगर आपको कोई है जैसे, और यहाँ पर देखो ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस या जो कोचिंग क्लासेस का एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता। अगर आपने किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया है, चाहे वो एडॉक बेसिस पर ही क्यों ना हो, वो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है, तो उसके भी मैक्सिमम मार्क्स। तो सपोज आपने पीएचडी कंप्लीट की है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 30 मार्क्स मिल जाएंगे। आपका चलो रिसर्च पब्लिकेशन है, सपोज 2 पेपर पब्लिश हुए हैं तो 4 मार्क्स उसके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आपका 2 साल का सपोज टीचिंग एक्सपीरियंस था तो उसके आपके 2 मार्क्स यहाँ पर मिल गए। तो ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो टोटल स्कोर है वो बनेगा, और जो आपका टोटल स्कोर बनता है एपीआई, फिर उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल दिया जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पे एपीआई प्रोसेस फॉलो होता है, यहाँ पर आपका कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता, फिर यहाँ पर आपको डायरेक्टली आपके एपीआई स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में मोस्टली उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका एपीआई स्कोर 55 या 60 प्लस है, उनको ही यहाँ पर बुलाया जाता है। अगर आपका एपीआई स्कोर 50 से नीचे है तो फिर बहुत चांसेस कम होते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होने की। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, इसके थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सिंपल तरीका है, या तो आप स्टेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई करें, और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह की मैं बात करूं, ठीक है, और कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आते हैं तो वहां पे मोस्टली ये जो एपीआई स्कोर वाला प्रोसेस है फॉलो होता है। तो आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, एपीआई स्कोर अगर आपका अच्छा है तो फिर उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। तो एपीआई स्कोर में पीएचडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पीएचडी से आपको डायरेक्टली 30 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत मेजर वेटेज आपके लेकर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में। सो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। तो सिंपल तरीका है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जो एंट्री लेवल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर आपका यूजी यहाँ पर आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, प्लस आपका नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे जब आप अपना पीएचडी कर लोगे, कुछ आपको टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जाता है, एंड देन कुछ साल बाद लगभग
15-20 साल बाद जाकर आप प्रोफेसर यहाँ पे बन पाओगे। यहाँ पर भी, यहाँ तो पीएचडी 100% मैंडेटरी है, प्लस आपको और भी ज्यादा लगभग 10-12 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे डिमांड किया जाता है। तो ऐसे आप यहाँ पर इंडिया में फाइनली जाकर प्रोफेसर बन सकते हो। आई होप ये जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। आप कब किस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की वैकेंसी आती है, अब देखो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इस समय वैकेंसी आएगी, साल में 2 बार एग्जामिनेशन होगा। कई बार ऐसा होता है साल में, हर साल एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। कई बार ऐसा होता है कि सालों तक नोटिफिकेशन ही नहीं आते। तो बहुत सारी चीजें हैं और कई बार हमें पता भी नहीं चल पाता, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी बात करूं, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी जैसे एपीआई वगैरह का प्रोसेस फॉलो होता है, तो वो पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए है ये चैनल, इसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारे ही असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के जो भी नोटिफिकेशन है सब लेकर आती हूँ, चाहे वो परमानेंट पोस्ट क्यों ना हो, गेस्ट फैकल्टी क्यों ना हो, सारे ही अपडेट मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आती हूँ। जैसे आप देख सकते हो बिहार है, अभी आपके लिए और भी अलग अलग स्टेट में वैकेंसी निकाली गई थी, गुजरात है, नागालैंड है। तो ऑल ओवर इंडिया में जो भी वैकेंसी आती है मैं आप सभी को इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करती हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नॉट जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, पीएचडी रिलेटेड अपडेट, जैसे अभी आप देखिए रिसेंटली बिट्स पिलानी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हुए हैं, तो इनको आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे विदाउट नेट जेआरएफ भी आपको फेलोशिप मिलती है। आप देखो पीएचडी करने के लिए भी कई बार नेट जेआरएफ मैंडेटरी होता है, क्योंकि ये फेलोशिप आपको मिलता है। तो क्या ये होता है नेट जेआरएफ, वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसे भी रिप्लाई करूंगी, और भी सेशंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और कोई प्रोसेस आप जानना चाहते हो, तरीका अगर आप जानना चाहते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।